Good morning, students. In our previous lecture, we study about the shapes of orbitals. We discussed the shape of s orbital, p orbital, d orbital. Now, in today's lecture, we study about the nodes and nodal planes. अब देखो, हमने जो वेव फंक्शन की स्टडी की थी उसमें क्या था कि दो पार्ट होते हैं वेव फंक्शन के। एक तो होता है रेडियल पार्ट जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिपेंड करता है रेडियस के ऊपर, मीन्स डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस। एंड सेकंड पार्ट इज एंगुलर पार्ट और इसमें आते हैं वहाँ पर दो एंगल थीटा एंड फाई। अब इसमें क्या है कि जो रेडियल वेव पार्ट होता है वो क्या डिटरमिन करता है, वेरिएशन ऑर्बिटल की डिस्टेंस के साथ न्यूक्लियस के। और जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है इट एक्सप्रेसेस द शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब अगर डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से इंक्रीज होता रहेगा, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट करने की वो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब जैसे हम बात करते हैं 2s ऑर्बिटल की बात करें, 2s ऑर्बिटल के केस में क्या होती है, वन नोड प्रेजेंट होती है। नोड के बारे में पढ़ा था ना कि नोड इज अ पॉइंट वेयर इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज 0। 2s के केस में वन नोड होती है और इसको हम नोडल स्फीयर भी बोल सकते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाए, और इसको बोलते हैं नोडल सरफेस। अब जैसे अगर हम रेडियल वेव फंक्शन देखें इस केस में, एस ऑर्बिटल केस में व्हेन आर इज इक्वल टू 2a नोड, उस केस में क्या होता है हमारे पास नोड आती है। तो ये जो सरफेस होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है 0 हो जाए, नोड्स आर द पोजीशन वेयर रेडियल वेव फंक्शन की जो रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू वो 0 हो जाए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट इज 0। और इस पॉइंट को हम बोलेंगे नोड या फिर नोडल सरफेस। और जो रेडियल नोड्स होते हैं उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है निकालने का, कितने रेडियल नोड्स प्रेजेंट हैं, n माइनस एल माइनस वन। एन है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू, एल है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम F1s की बात करें, 1s के केस में n इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 0, तो इसमें पुट करें तो 1 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 1s ऑर्बिटल केस में क्या होती है, 0 नोड प्रेजेंट होती है। सिमिलर वे में अगर मैं सपोज करो 4d के लिए निकालना चाहूँ, n इज इक्वल टू 4 एंड L की वैल्यू इज इक्वल टू 2, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो 4d की केस में क्या होगा, 1 रेडियल नोड प्रेजेंट होगी। तो इस फॉर्मूले से जो है n माइनस एल माइनस 1, इससे जो है हम रेडियल नोड्स को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अभी तो हमने बात की रेडियल पार्ट की। अब अगर हम एंगुलर पार्ट की बात करें तो इसमें क्या होगा, प्लेन्स प्रेजेंट होंगे एंड द प्लेन्स इन विच एंगुलर वेव फंक्शन इज 0। प्लेन्स इन विच एंगुलर वेव फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू 0, उनको हम बोलते हैं एंगुलर नोड्स। वो थी रेडियल नोड्स, ये हो जाएंगी एंगुलर नोड्स या फिर नोडल प्लेन्स। क्लियर। अब अगर s की बात करें, s के इस केस में तो ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूँ, s ऑर्बिटल के इस केस में तो कोई भी एंगुलर नोड प्रेजेंट नहीं होती, बिकॉज ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते, 0 हो जाएगी। बट अगर p की बात करें, p के केस में क्या होता है, 1 प्रेजेंट होता है एंगुलर नोड। कैसे, जैसे p की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, 2 लोब्स इसमें प्रेजेंट होती है। ये सेंटर वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो है यहाँ से एक प्लेन पास करेगा जिसको हम बोल देंगे नोडल प्लेन, और वहाँ पे एंगुलर नोड की वैल्यू, ये पॉइंट क्या होगा कि जहाँ पे एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, ये है 2p के केस में। अब ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 3p की, 3p के केस में ऐसे, और एक और इसके ऊपर से नोम आएगी, तो ये जो सेंटर से यहाँ से पास करेगा इसको तो हम बोल देंगे नोडल प्लेन, मीन्स जहाँ पे एंगुलर पार्ट 0 हो जाए। और ये जो पॉइंट है ये ऐसे जा रहा है यहाँ से, ये है नोड। ठीक है, तो इस केस में नोड भी प्रेजेंट होगी और नोडल प्लेन भी प्रेजेंट होगा। और अगर डी की बात करूँ, डी के केस में क्या होते हैं, 2 प्लेन्स प्रेजेंट होते हैं। डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स हैं, 4 में जो है 2 प्लेन्स प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल। डी जेड स्क्वायर के बीच में क्या होता है, कोनिकल सरफेस प्रेजेंट होते हैं, तो उस केस में 1 प्लेन होगा। बाकी जो और ऑर्बिटल्स हैं डी के, उसमें क्या होंगे, 2 प्लेन्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि देखो बना के दिखाऊँ अगर आपको मैं, अगर हम बनाएं डी एक्स स्क्वेयर 3d एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ऑर्बिटल की शेप ड्रॉ करें, अगर ऑन द एक्सिस से होती है ना, इसकी लोब्स इस तरीके से पास करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो इसमें जो है इस तरीके से 2 नोडल प्लेन्स पास करेंगे, 1 एंड 2। एक नोडल प्लेन ये होगा और एक नोडल प्लेन ये होगा। सिमिलर वे में अगर मैं डी एक्स वाई बनाऊँ 3d
एक्स वाई। इसमें क्या होता है, इन बिटवीन द एक्सिस होती है लोब्स, इस तरीके से ये। तो ये जो प्लेन होंगे ये यहाँ से पास करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, इसको बोलेंगे नोडल प्लेन। क्लियर। और हमारे पास जो है एल नंबर ऑफ, जैसे इसमें फॉर्मूला है निकालने का, इसमें जो है एल नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे, नोडल प्लेन्स। अब देखो कैसे, एल नंबर, यहाँ पे एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 0, एंगुलर नोड भी इसमें 0 है। पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1, एंगुलर नोड भी 1। डी के लिए एल की वैल्यू 2, एंगुलर प्लेन भी इस केस में 2। क्लियर। अब आगे इसी में बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक है साइन ऑफ वेव फंक्शन। अब देखो जैसे हमने एस पी डी ऑर्बिटल की इन सभी की जो है शेप डिस्कस करी, तो इसमें क्या हम एक साई स्क्वायर निकालते हैं। साई तो होता है वेव फंक्शन, बट अगर हम साई स्क्वायर कर दें तो वो क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। बिकॉज अगर साई मेरे पास नेगेटिव भी है तो नेगेटिव क्वांटिटी का भी अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। और साई स्क्वायर बेसिकली होती क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बट अगर मैं वेव फंक्शन की बात कर रही हूँ कि हम अगर वेव फंक्शन को प्लॉट करना चाहे, साई स्क्वायर ना लेके सिर्फ साई को ले, तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू भी होगी और नेगेटिव वैल्यू भी होगी। और जो साइन होंगे, एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है, इन सब में जो वेव फंक्शन का साइन है वो डिफरेंट डायरेक्शन में जो है डिफरेंट साइन होंगे। अब अगर मैं एस ऑर्बिटल्स की बात करूँ, एस ऑर्बिटल्स तो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होंगे एस ऑर्बिटल। बट अगर पी एंड डी की बात करें, पी ऑर्बिटल में हमारे पास इस तरीके से 2 लोब्स होती हैं, और ये जो 2 लोब्स होंगी अपोजिट साइंस के साथ होंगी, अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव होगी। सिमिलर वे में अगर डी ऑर्बिटल की बात करें, डी ऑर्बिटल के केस में टोटल 4 लोब्स होती हैं, इनमें जो अपोजिट होंगी उनके साइन सेम होंगे, दो सेम होंगी। मीन्स कि जो ये वाली अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगी, ऐसे ही ये नेगेटिव होगी तो ये नेगेटिव होगी। तो एस ऑर्बिटल जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव। पी ऑर्बिटल के केस में जो अपोजिट लोब्स होंगी वो डिफरेंट साइन की होंगी, और डी ऑर्बिटल के केस में 2 लोब्स होंगी पॉजिटिव और 2 होंगी नेगेटिव, और जो अपोजिट लोब्स होंगे उनके सेम साइन होंगे। ये दोनों अपोजिट है, इनका सेम साइन, ये दोनों अपोजिट है, इनका सेम साइन। बेसिकली ये हम निकालते कहाँ से वैल्यू है, ये हम इसके जो रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट वाला पार्ट है उसमें से जो एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू वहाँ से हम ये वैल्यू निकालते हैं। अब लाइक अगर मैं बात करूँ, ये पी जेड ऑर्बिटल है, 2p/z ऑर्बिटल अगर हम लेके चले, उसके लिए एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू कितनी होती है, 3/4 पाई रेज़ टू द पावर 1/2 कोस थीटा। अब ये थीटा एंगल है, ये तो वैरी करेगा ना 0 से लेके 360 डिग्री तक। कंप्लीट सर्कल की बात करूँ, इसकी तो वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, वैल्यू नेगेटिव भी होगी। अब जैसे कोस 0 की बात करें, कोस 0 इज़ 1, ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। फिर ऐसे ऐसे आगे चलोगे, कोस 90 की बात करें, कोस 90 पे वैल्यू कितनी हो जाती है, 0, एंड कोस 180 इज़ -1। -1 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से ड्रॉ करो, ये हो गया 0 से 90 का क्वाड्रेंट, 90 to 180, 180 to 270 एंड 270 to 360। तो इस थीटा की वैल्यू चेंज होने से आपके पास जो है डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी। आपको बस कैसे याद रखना है कि जो 2 लोब्स हैं वो अपोजिट साइन की होंगी, एक पॉजिटिव है तो दूसरी नेगेटिव होगी। सिमिलर वे में डी ऑर्बिटल में भी इसी तरीके से उसका एंगुलर वेव फंक्शन लेके कैलकुलेट करके देखेंगे थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़। तो इस केस में भी आपको क्या रिजल्ट मिलेगा कि जो 2 लोब्स होंगी वो पॉजिटिव होंगी और 2 नेगेटिव होंगी, और जो अपोजिट लोब्स होंगी उनका जो साइन होगा वो साइन क्या होगा, सेम होगा। ओके। अब जो हमारे पास वेव फंक्शन है साई, उसकी पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, बट अगर हम साई स्क्वायर की बात करेंगे इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। बिकॉज अगर हम नेगेटिव क्वांटिटी भी ले रहे हैं, साई की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव भी है, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी करेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर। इट इज़ ऑल अबाउट एंगल वेव फंक्शंस, लाइक एंगुलर पार्ट भी हमने पढ़ लिया, रेडियल पार्ट भी पढ़ लिया, दोनों में नोट्स जो प्रेजेंट होती है वो भी पढ़ ली। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इस एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने सोल्व की थी हाइड्रोजन एटम के लिए, या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करूँ, हाइड्रोजन लाइक एटम मीन्स हाइड्रोजन के केस में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलर वे में हीलियम 1 पॉजिटिव की बात करूँ, ये भी हाइड्रोजन लाइक एटम ही हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही लिथियम 2 पॉजिटिव की बात करें, मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करें। इस केस में जो एनर्जी वैल्यू हमें मिली थी डिफरेंट लेवल की, वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो हमें वैल्यूज़ मिली थी वो वैल्यू जो थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ काफ़ी गुड एग्रीमेंट में थी। अब जो रिलेटिव एनर्जी है वेरियस एनर्जी लेवल्स की, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम।
अगर मैं एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रॉ करते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए एंड मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो हमारे पास जो है इस तरीके से आता है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा दैट इज 1s ऑर्बिटल, n इज इक्वल टू 2 ये होगा 2s ऑर्बिटल और आगे 2p भी आएगा। अब देखो ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या है, एनर्जी जो है वो डिपेंड करेगी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी एनर्जी भी क्या है इंक्रीज होगी, बट इट डजंट डिपेंड ऑन एल। इन दोनों के लिए सेम एन वैल्यू है तो एनर्जी भी क्या होगी सेम होगी। सिमिलर वे में एन इज इक्वल टू 3, इसके लिए जो ऑर्बिटल आएगा 3s, उसके बाद 3 ऑर्बिटल्स 3p और उसके बाद 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे 3d, 3s 3p एंड 3d। ऐसे ही n इज इक्वल टू 4, 4s 4p 4d और इसमें आगे 4f भी आ जाएगा, 4 5 6 7 7 होते हैं ना इसमें f में, 4s 4p 4d एंड 4f। कि आपके पास जो एनर्जी लेवल डायग्राम मिलता है हाइड्रोजन एटम के लिए या फिर मैं कहूँ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, उस केस में जो एनर्जी है एनर्जी डिपेंड्स ऑन n वैल्यू एंड डज नॉट डिपेंड ऑन l वैल्यू। n वैल्यू अगर आपके पास इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, l वैल्यू के ऊपर वो डिपेंड नहीं करेगी। दो n वैल्यू सेम के लिए जो दो डिफरेंट l वैल्यूज़ है उनकी एनर्जी क्या होगी सेम होगी। बट अगर मैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है उसे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात करूँ वो काफ़ी डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे जो हम कुछ अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाते हैं जिससे जो है हम कुछ एक एक्यूरेट रिजल्ट जो है कैलकुलेट करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। यहीं पे इसका डायग्राम ड्रॉ करती हूँ फिर हम दोनों में कंपेयर करेंगे। ये था वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए डायग्राम, and this is for multi electron system। इस केस में क्या है सबसे नीचे लोअर एनर्जी पे आता है 1s, इसके बाद 2s, ये हो गया 1s, ये है 2s, देन 2p 1 2 3, इसके बाद आएगा 3s, देन 3p 1 2 3, फिर आ जाएगा 4s, इसके बाद आएगा 3d 1 2 3 4 5, देन 4p 1 2 3, देन 5s, इसके बाद अगला आएगा 4d 1 2 3 4 5, 4d, इसके बाद अगला आ जाएगा 5p देन 6s और लास्ट में आएगा 4f। इस तरीके से आप दोनों में जो है हम कंपैरिजन देखेंगे। मैंने दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए भी। देखो अगर मैं एनर्जी वैल्यू की बात करूँ हाइड्रोजन एटम के केस में इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एन को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं ना। बट अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करूँ यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ साथ जो है वैल्यू डिपेंड करेगी एन के ऊपर भी और साथ के साथ एल के ऊपर भी, दोनों क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एज वेल एज एंगुलर क्वांटम नंबर। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, एनर्जी इंक्रीज हो रही है बट इन दोनों के लिए देखो इसके लिए भी n इज इक्वल टू 2 है, इसके लिए भी n इज इक्वल टू 2 है, बट l इज इक्वल टू 0, l इज इक्वल टू 1, l की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और सेकेंड वे में से कैसे कह सकते हो कि प्रिंसिपल शेल होगी, कोई भी प्रिंसिपल शेल आपको गिवन है उसके अंदर जितनी भी सब शेल्स प्रेजेंट होंगी उन सभी की जो एनर्जी है वो हाइड्रोजन एटम के केस में क्या होगी सेम होगी, बट दे हैव डिफरेंट एनर्जी इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, आगे और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या है सेम वैल्यू है अगर n की और l की वैल्यू हाई हो रही है तो एनर्जी भी क्या होगी हाई होगी। अब देखो जैसे n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, दोनों के लिए n वैल्यू सेम है बट l वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एनर्जी भी क्या होगी इंक्रीज होगी कि 2p ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी मोर होगी देन 2s ऑर्बिटल। क्लियर। और डिफरेंस की बात करें s एंड p ऑर्बिटल की जो एनर्जी में डिफरेंस है ये 2s एंड 2p, जो डिफरेंस है इन दोनों की एनर्जी में ये स्मॉल है
सेम एन वैल्यू के लिए। बट अगर मैं बात करूँ डिफरेंस पी एंड डी ऑर्बिटल का, जैसे 3 की बात करते हैं, 3s एंड 3p, 3s 3p 3d, एन की वैल्यू तीनों केसेस में सेम है, बट 3s एंड 3p में स्मॉल डिफरेंस है और 3p एंड 3d में लार्ज डिफरेंस है। तो जो डिफरेंस होगा एनर्जी में वो s और p ऑर्बिटल के लिए स्मॉल होगा एंड p और d ऑर्बिटल के लिए वो डिफरेंस ज़्यादा होगा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ n। क्लियर। और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो स्प्लिटिंग हो रही है सब लेवल्स की, ये इतनी ज़्यादा है कि किसी केस में क्या होगा कि जो ऑर्बिटल है लोअर एनर्जी से बिलोंग करते हैं वो पोजेस करेगा मोर एनर्जी को, और जो ऑर्बिटल हायर मेन एनर्जी लेवल पे है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ 3D को एंड 4s को, अब देखो 3D एंड 4s में क्या है, जो एनर्जी है वो 3D ऑर्बिटल की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 4s ऑर्बिटल। सिमिलर वे में जो 4D ऑर्बिटल है इसकी एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 5s ऑर्बिटल। तो इन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो स्प्लिटिंग हो रही है वेरियस सब लेवल्स की, ये इतनी ज़्यादा है कि किसी किसी केसेस में क्या हो रहा है कि जो ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी से बिलोंग करते हैं वो हाई एनर्जी पे चले जाएंगे एज़ कम्पेयर टू ऑर्बिटल्स ऑफ हायर मेन एनर्जी लेवल। ओके। अब ये जो डिफरेंस आ रहे हैं इसके बेसिकली रीज़न हमारे पास क्या है कि जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की किसी भी ऑर्बिटल में वो डिपेंड करती है कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज न्यूक्लियर चार्ज, सेकेंड इज प्रिंसिपल एनर्जी लेवल, एंड presence of electron in lower energy level। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन दैट ऑक्यूपाई द इनर एनर्जी लेवल वो क्या करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को जो है रिड्यूस करेगा। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम केस में क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन जो है इनर मतलब कि अंदर वाले एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है वो क्या करेगा, जो बाहर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसे जो है न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा फील नहीं होने देगा। और सेकंड वे में मैं बात करूँ कि इसको क्या करेंगे कि जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है दैट स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो उसको न्यूक्लियर से स्क्रीन करेंगे। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट एनर्जी होगी। क्लियर। बट अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात करती हूँ, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या है एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे ऐसी कोई भी रिपल्शन प्रेजेंट नहीं होगी। तो रिपल्शन की वजह से मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या होगा कि जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, मोर देन वन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उस केस में क्या होगा, जो इनर शेल वाले इलेक्ट्रॉन है दैट स्क्रीन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिसकी वजह से इनकी जो है एनर्जी डिफरेंट होगी। बट सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के केस में क्या है, सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पे ऐसा कोई भी स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा, जिसकी वजह से एल वैल्यू जो है वो सेम है, तो एनर्जी उनकी क्या है सभी की सेम, एन वैल्यू के लिए एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। क्लियर। दोनों में डिफरेंस पता लगा। हाइड्रोजन एटम के केस में क्या है कि एनर्जी डिपेंड कर रही है एन वैल्यू के ऊपर, मल्टी इलेक्ट्रॉन में एन एंड एल दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी। इस केस में जितने भी ऑर्बिटल्स है किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल के दे हैव द सेम एनर्जी, इस केस में उनकी एनर्जी जो है वो सेम नहीं होगी। यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं होगा और यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट प्रेजेंट होगा। ओके। अब आगे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिफरेंट ऑर्बिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब इसके लिए भी पर्टिकुलर रूल है, कोई रैंडमली ऐसे तो नहीं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिटल में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करने के लिए देखो सबसे पहली बात कि जो एटम होते हैं लोअर एनर्जी स्टेट में उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, और कोई भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी टेंडेंसी होती है कि सबसे पहले वो क्या करे, लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करे, उसके बाद वो हाई एनर्जी में शिफ्ट होते हैं अगर हमारे पास लोअर एनर्जी ऑर्बिटल जो है वो फिल हो जाए। तो फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल के लिए जो है पर्टिकुलर रूल्स है, रूल से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो रूल है वो है अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ एक साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये प्रिंसिपल दिया था, तो इस प्रिंसिपल को हम बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। इसने क्या कहा था,
इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम an electron enter the orbital of lowest energy first and subsequent electrons are fed in the order of इंक्रीजिंग एनर्जी। ये इसकी स्टेटमेंट है। अब देखो स्टेटमेंट को स्टडी करते हैं। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, कि किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट में एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द ऑर्बिटल ऑफ लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट, कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे पहले एंटर करेगा लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में, एंड सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स, कि उसके बाद के जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स है दे आर फेड अप इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, कि वो जो फील होंगे वो फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर से फील होंगे। अब देखो हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ा है 1s 2s। अब 1s एक ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन्स फील हो जाएंगे 1 2, उसके बाद वो नेक्स्ट एनर्जी वाले पे मूव करेंगे, हाई एनर्जी लेवल पे। ओके, अब इसके बेसिस पे जो है एक और हमारे पास प्रिंसिपल है यहाँ पे जिसको हम पढ़ेंगे। वह प्रिंसिपल N+L रूल भी बोलते हैं या फिर बोहर-ब्यूरी रूल। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इन न्यूट्रल एटम ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू, orbital with lower value of N+L has lowest energy, कि ऐसा ऑर्बिटल जिसकी N+L वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लोअर होगी। एंड सेकेंड, इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ N+L then orbital with lower value of n has lower energy। अब देखो इन पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इन न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मीन्स कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज वगैरह नहीं है, न्यूट्रल स्टेट में प्रेजेंट है। ऑर्बिटल विद लोअर वैल्यू ऑफ N+L, N+L वैल्यू जिसके लिए लोअर है उसकी एनर्जी भी लोवेस्ट होगी। और अगर दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी सेम वैल्यू है N+L की, उसमें से जो ऑर्बिटल होगा जिसकी n वैल्यू लोअर होगी उसकी एनर्जी भी क्या होगी, लोअर होगी। क्लियर। अब जो हमारे पास अबव प्रिंसिपल है जो हमने अभी डिस्कस किया कि ऑर्बिटल जो है इस सीक्वेंस में फील होंगे, पहले लोअर एनर्जी वाले, तो इसमें अगर हम देखें एनर्जी लेवल जो है 3p तक तो फॉल होते हैं। बस अगर हम 4s की बात करें और 3d की बात करें, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 4s ऑर्बिटल पहले आ रहा है 3d ऑर्बिटल से, कि अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर की, तो 4s ऑर्बिटल जो है 3d से पहले आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वैल्यू है वो डिटरमिन हो रही है n एंड l वैल्यू से। तो n एंड l वैल्यूज़ के बेसिस पे रूल बना N+L रूल। और इसके अकॉर्डिंग क्या है, ऐसा ऑर्बिटल जिसकी N+L वैल्यू लो होगी उसकी एनर्जी जो है लोअर होगी। अब देखो जैसे अगर हम इस पर अप्लाई करके देखें यही बात, थ्री एस ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, 3s ऑर्बिटल N+L वैल्यू कैलकुलेट करें। इसके लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 0, इसकी एनर्जी कितनी आ गई, वो N+L वैल्यू 3 आ गई। ऐसे ही 3p ऑर्बिटल की बात करूँ, N+L वैल्यू, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1 4, इसकी N+L वैल्यू स्मॉल है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर दो ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिसकी सेम हमारे पास N+L वैल्यू हो जाए, फॉर एग्जांपल 3d एंड 4s लेके चलते हैं। 3d के केस में अगर हम N+L वैल्यू कैलकुलेट करें 3 + 2 5, और इस केस में 4, s के लिए l वैल्यू 0 4, कि दो ऑर्बिटल जो हैं, अभी तो इस केस में तो हमारे पास सेम एनर्जी आ रही है, यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू देखो N+L वैल्यू इस केस में 4 आ रही है, इस केस में 5 आ रही है। तो N+L वैल्यू 4s के लिए लोअर है ना, तो इसका मतलब कि जो 4s की एनर्जी होगी वो 3d से क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी। और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो हम ड्रॉ करते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, उसमें हम 4s को लोअर एनर्जी पे दिखाते हैं
प्लस सेकंड अगर मैं रूल की बात करूँ उसमें क्या है कि अगर हमारे पास सेम n प्लस एल वैल्यू जो है सेम हो जाए तो उस केस में हम क्या देखेंगे, n वैल्यू देखेंगे। n वैल्यू जिसकी लोअर होगी उसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर होगी एनर्जी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे केस लेके चलती हूँ, 3s की बात करें, n2p की बात करें। इस केस में n प्लस एल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें 3 + 0 3 और यहाँ पे कैलकुलेट करें n प्लस एल वैल्यू 2 + 1 = 3। हाँ, इस वाले केस में आ रही है n प्लस एल वैल्यू दोनों की सेम आ रही है 3 3। तो हम यहाँ पे फिर क्या देखेंगे, n वैल्यू को देखेंगे। n वैल्यू किसके लोअर है, इसके लिए n की वैल्यू 3, इसके लिए n की वैल्यू 2। n वैल्यू इसके लिए लोअर है तो दैट मीन्स 2p की जो एनर्जी होगी वो लोअर होगी एज कम्पेयर टू 3s ऑर्बिटल। ओके, ये है अफबाउ प्रिंसिपल कि हमारे पास जो फीलिंग होगी सबसे पहले ऑर्बिटल जो लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी पहले उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल होंगे और जब वो फिल हो जाएगा उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेक्स्ट हायर एनर्जी लेवल पे जो है मूव करेंगे। अब सेकंड रूल की बात करें, सेकंड रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल की कोडिंग क्या है, n orbital can accommodate maximum of 2 electrons and these 2 electrons must be of opposite spin। पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल क्या कहता है, एन इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, कि एक ऑर्बिटल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं और वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी क्या होंगे, अपोजिट स्पिन के होने चाहिए। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि एक ऑर्बिटल है उसके अंदर 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और मोरओवर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी है तो उनकी जो स्पिन है वो अपोजिट होनी चाहिए। लाइक जैसे मैं फील कर रही हूँ 2s की बात करूँ, ये इसकी स्पिन ऊपर के डायरेक्शन में होगी, जिसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पिन होगी, इस तरीके से। ओके, थर्ड रूल है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस रूल की कोडिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not take place in orbitals of same energy until each orbital is singly filled with parallel spin। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। अगर आपके पास 2 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं तो उसमें पेयरिंग नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, अंटिल ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल, की हर एक ऑर्बिटल में जो है एक एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए विद पैरेलल स्पिन। अब देखो इसको मैं कैसे कह सकती हूँ कि अगर मेरे पास सेट ऑफ ऑर्बिटल्स है दैट हैविंग द सेम एनर्जी, तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो किस तरीके से होंगे कि पैरेलल स्पिन के साथ होंगे, और जब तक उनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल ना हो जाए तब तक जो है पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब जैसे अगर मैं 2p ऑर्बिटल की बात करती हूँ, 2p के केस में टोटल हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं 2p सबशेल में। अब मैं ऐसे कर दूँ कि ऐसे फीलिंग होगी कि पहले उसकी बॉडी या फिर एक की स्पिन पैरेलल दूसरे की एंटी पैरेलल एंड थर्ड अरेंजमेंट इज दिस, इस तरीके से। तो इन तीनों में से कौन सी अरेंजमेंट करेक्ट होगी, ये वाली करेक्ट अरेंजमेंट होगी। क्यों, यही कहा कि इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट टेक प्लेस इन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी। इन तीनों की एनर्जी सेम है, यहाँ पे क्या हुआ पहले ही पेयरिंग होगी। पेयरिंग नहीं होगी तो ये रूल क्या, ये वाला पॉसिबिलिटी क्या होगी, डिस्कार्ड कर देंगे इसको। आगे का है ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड विद पैरेलल स्पिन। इन दोनों में क्या हो रही है, अपोजिट स्पिन आ रही, तो एंटी पैरेलल स्पिन है तो ये वाली भी नहीं होगी। तो दैट मीन्स इस तरीके से होगा कि दोनों की जो स्पिन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। कि तीनों के तीनों जो 2p ऑर्बिटल है हमारे पास उनकी जो है एनर्जी सेम है,
तो एनर्जी सेम होगी तो इसमें क्या होगा कि जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ना तो वो सेम ऑर्बिटल में आएंगे, और अगर डिफरेंट में भी है, अपोजिट स्पिन नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स विद सेम स्पिन, फिर दोनों की स्पिन है वो क्या होनी चाहिए, सेम स्पिन होनी चाहिए। ओके अब अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल किसी एटम की कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूँ, लाइक एटॉमिक नंबर 7 ही लेके चलते हैं, नाइट्रोजन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड 2p। 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो पहले तो लोअर एनर्जी किसकी होती है, 1s की, इसमें फिल हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर इसके बाद हाई 2p इस पे जाएंगे, 2 and 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए, कितने बचे अब टोटल रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए ना। अब इन तीनों की एनर्जी सेम है, तो दैट मीन्स पहले क्या होगा, तीनों में सिंगल सिंगल फिल होगा और पैरेलल स्पिन के साथ होगा। ठीक है, जब ये सब शेल जो है मेरे पास हाफ फिल्ड हो जाएगी, या फिर कहूँगी सारे के सारे सिंगली फिल हो जाएंगे, इसके बाद जो अगर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है उससे क्या होगा, पेयरिंग स्टार्ट होगी। क्लियर, कि तो हंट रूल की अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग विल नॉट अकर अंटिल अनलेस ईच ऑर्बिटल इज सिंगली फिल्ड। और अगर इलेक्ट्रॉन जो है सेम एनर्जी की है तो उनकी जो स्पिन होनी चाहिए वो स्पिन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। अब ये 3 बेसिकली प्रिंसिपल है जिसके ऊपर बेसिस पे जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है स्टडी करेंगे कि किस किस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होगी। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्कस करेंगे। आज हमने रूल्स पढ़ लिए हैं कि कौन कौन से रूल फॉलो होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।